जन स्वराज पार्टी ने गत 19 मई को मुझे एक नई जिम्मेदारी दी है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है और उस बाबत ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र 10 प्रमंडल में, अभी फ़ोन बंद कर लो यार, 10 प्रमंडल में जाकर अपने संगठन की समीक्षा कर लूं और जो भी उनके सुझाव आए उनको ज़मीन पे उतारने की कोशिश करूं। तो स्वाभाविक था कि अगर 10 प्रमंडल में जाऊंगा तो सबसे पहला तो मेरा गृह क्षेत्र ही होगा और इसलिए मैं पूर्णिया में हूं और पूर्णिया में हूं तो सोचा कि आप लोगों से मुखातिब हो जाऊं। तेज प्रताप जी के प्रकरण पे मुझे बोलने की न आवश्यकता है न वो मेरे अधिकार क्षेत्र की बात है। एक पारिवारिक मामला है और मैं तो इतना ही कहूँगा कि मुझे आदरणीय लालू जी के लिए बुरा लगता है कि इस अवस्था में उन्हें ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें अगर राजनीतिक मुद्दा थोड़ा सा है भी तो एक ही है कि एक राजनीतिक दल से तेज प्रताप जी को 6 वर्ष के लिए बाहर किया गया है। मोटे तौर पे ये भी उनका आंतरिक मामला है, उनकी पार्टी है, वो किसको निष्कासित करते हैं, किसे बहाल करते हैं, इस पे मेरी टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने देखा कि जिन सम्मानित महिला से तेज प्रताप जी की शादी की गई थी उन्होंने भी कुछ कहा है, शायद ऐश्वर्या जी उनका नाम है। मुझे उनके लिए अवश्य चिंता भी होती है और दुख भी होता है और मैं चाहूँगा कि जो भी कानूनी प्रक्रिया हो ऐसे मामलों में, मुझे ठीक से मालूम नहीं है कि क्या होता है, वो कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए और अगर कोई गुनहगार है, किसी को सज़ा मिलनी चाहिए तो वो मिले और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, ये तो साधारण सी चीज़ है। और कारगिल के बाद भी हमारे यहाँ से लोग गए थे। जब बम्बई पर वो कसाब ने और उसके इन आतंकवादियों ने हमला किया था तो भी हमारे तरफ से सांसद गए थे, सभी दल के सांसद गए थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। इस बार थोड़ी उसकी आकार बढ़ी है और कुछ अधिक देशों में जा रहे हैं, लेकिन अपने देश का पक्ष रखना बाहर जाकर ये अच्छी परंपरा है। ये अच्छी परंपरा है और सभी दल के लोग अगर ऐसे प्रतिनिधिमंडल में जाते हैं तो ये और भी अच्छी चीज़ है। इससे दिखता है कि इस मामले पर पूरा देश एक है, सभी राजनीतिक दल एक हैं। राजनीतिक दल कौन है? देश के लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए अलग अलग सोच के लोगों की प्रतिनिधित्व करते हुए वो जा रहे हैं और इस मुद्दे पर देश हमारा पूरा एक है, ऐसा संकेत जाता है। ये अच्छी चीज़ है। नहीं, अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ सीएम साहब की कोई और उस समय व्यस्तता हो या नहीं हो, इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता कि उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। नहीं, लेकिन क्योंकि नीति आयोग की बैठक थी और बहुत कम होती है ये बैठकें, बहुत होनी चाहिए। पहले नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नाम की चीज़ हुआ करती थी जिसकी बैठक अनिवार्य रूप से वर्ष में 4 बार होता था। जब प्लानिंग कमीशन था तो उसमें राज्यों की तरफ से और केंद्र की तरफ से पूरी तरह से चर्चा होती थी कि किस राज्य में क्या करना है। इसलिए नीति आयोग की बैठक एक बहुत अहम बैठक होती है और उसमें अधिकांश राज्य के मुख्यमंत्री बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब नीतीश जी क्यों नहीं गए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जाना चाहिए था।
आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि आप अपने शहर में अगर उन वार्ड्स में चले जाएं जहां लोग मुश्किल से 2 समय का भोजन खा पा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि हम कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अर्थव्यवस्था को समझिए क्या होता है, और ये जो ढिढोरा पीट रहे हैं इसको समझिए क्या होता है। अगर मैं 1 रुपये खर्चने लायक हूँ, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति 1 रुपये खर्चने लायक है, तो हम दिन भर में 140 करोड़ रुपए खर्च देंगे, ठीक, क्योंकि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ की है। अगर यही 1 रुपया इंग्लैंड के या जापान के या जर्मनी के या जिन भी लोग का ये कहते हैं कि वो खर्चेंगे, तो एक दिन में खर्चेंगे तो शायद 20 करोड़ रुपए खर्चेंगे, 30 करोड़ रुपए खर्चेंगे। तो हमारे लोग यहाँ ढिढोरा पीटने लग जाएंगे, देखो वो 140 करोड़ रुपए हैं, वो 20 करोड़ रुपए हैं। अगर इसकी कोई मापदंड है तो वो ये दंड है कि पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति कितने पैसे कमा रहा है। तो हमारे देश की अगर तुलना की जाए तो वो तुलना बतलाने लायक भी नहीं है। वो अलग बात है कि इनको हम अपनी पार्टी का नहीं मानते, लेकिन पार्टी से इस्तीफा इन्होंने आज भी नहीं दिया। और कल भी किसी को कह रहे थे कि मैंने पद छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ा है। लेकिन अब आनंद मिश्रा के प्रकरण पे आपने पूछा है तो बता देता हूं। यह आसाम के एक IPS अफसर थे, इनको राजनीति में आने का शौक हुआ, इनको बीजेपी वालों ने कुछ वादा किया, इन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और ये चले आए। तो बीजेपी के लिए अगर छोड़ा था जैसा इन्होंने खुद कहा और बीजेपी में जाना चाहते थे, तो इन्हें रास्ते में जनसुराज कैसे दिख गया ये मुझे समझ नहीं आया। लेकिन जब ये जनसुराज के दरवाजे आए तो हमें एक अच्छा व्यक्ति दिखा, हमें ये दिखा कि ये ऊर्जावान है, नौजवान है और ये हमारे लिए काम कर सकते हैं। तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि आप हमारे युवा मंच के आप अध्यक्ष बनेंगे। तो ये अध्यक्ष बने। इनके कहने पे इन्होंने कहा हम मोटरसाइकिल की जुलूस निकालेंगे, तो हमने बहुत सारी मोटरसाइकिल की व्यवस्था करवा दी इनके लिए। थोड़े दिन के बाद इन्होंने कहा कि साहब मैं किसी से डायरेक्शन नहीं ले सकता, इसलिए मैं जा रहा हूं, मैं हाथी का दांत दिखाने वाला नहीं बन सकता कि मैं काम करूं और डायरेक्शन मुझे कोई और दे। ये भी उनकी मर्जी, चले गए, हमने कुछ नहीं कहा। अब मेरी जानकारी के अनुसार तो अभी तक तो बीजेपी ने उनको लिया नहीं, अब ले ना ले वो जाने, बीजेपी जाने। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि ये चले गए, तो हमारी पार्टी में बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारे लोग जाएंगे। आने जाने की प्रक्रिया चलती रहेगी। हम किसी से हैंड नोट नहीं लिखवाते, बॉन्ड नहीं लिखवाते। जिसको मन में होए, अगर हमें पसंद है वो व्यक्ति तो आएगा, नहीं पसंद होगा उसको हमारी पार्टी तो चला जाएगा। इसमें हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये खेल चलता रहता है, ये आना जाना चलता रहेगा। अगर नहीं होगा तो फिर हमारे ऑफिस वाले करेंगे क्या? किसी की सदस्यता का फॉर्म भरेंगे, किसी की इस्तीफा को स्वीकार करेंगे। ये तो चलना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? ये 20-25 साल से हमारी राजनीति को इन नेताओं ने खराब कर दिया है। संविधान करते रहते हैं और फिर ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। आप युवा पत्रकार हैं, जरूर जानते होंगे हमारा संविधान क्या कहता है। हमारा संविधान कहता है कि एक असेंबली या एक पार्लियामेंट बनेगा और उसमें जिस व्यक्ति को बहुमत मिलेगा वो हमारे देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा। तो क्या 2025 की असेंबली बन गई? नहीं बनी। 2025 की जब असेंबली बनेगी और ईश्वर की कृपा से और बिहार के जनता के आशीर्वाद से अगर जनसुराज को इतना बहुमत मिलेगा कि वो अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करे, तो हमारे जो विधायक चुन के आएंगे वो अपना मत देंगे किसी न किसी के पक्ष में, और जिसके पक्ष में ज्यादा मत मिलेगी वो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। आप जो पूछना चाहते हैं उसका भी मैं उत्तर दे दूं, ताकि आप फिर ना दोबारा पूछना पड़े आपको। आप पूछेंगे कि प्रशांत किशोर का क्या होगा आज अगर मुख्यमंत्री बने तो क्या होगा? भाई जाहिर सी बात है कि जनसुराज अभियान और अब जनसुराज पार्टी के मशाल को लेकर दौड़ने वाले हमारे पत्रवाहक, सबसे पहचाने हुए चेहरा जनसुराज में अगर कोई है
तो वो प्रशांत किशोर जी हैं। और अगर जन सुराज को आज ट्रैक्शन मिल रहा है या लोग जन सुराज की बातों में विश्वास कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि जो वो प्रशांत किशोर जी के मुंह से सुन रहे हैं और उनको जो विश्वास हो रहा है। तो इस कारण अगर आज मुझे कोई पूछेगा कि किसको बनना चाहिए, तो मैं तो सीधा कह दूंगा कि प्रशांत किशोर जी को बनना चाहिए। लेकिन ये कहते हुए मैं इसमें कैविएट लगा दूं कि हमारे यहाँ बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से काम होगा। जब हमारे विधायक चुन के आएंगे, जिसको वो कहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। सरकार बनाने में सहयोग देने की बात हुई तो एनडीए को करेंगे या हम किसी को नहीं करेंगे। हम न सहयोग लेने न देने आए हैं। हम बिहार की जनता से सीधे संवाद करने आए हैं। बिहार की जनता को समझ में आएगा तो वो हमें यह मौका देगी। अगर हम कहीं चूक गए, अपनी बात को बिहार की जनता तक ठीक से नहीं पहुंचा पाए, तो वो जो कुछ हमारे लिए निर्णय करेगी हमें मान्य होगा। हमारे लिए वो अभी प्राथमिकता नहीं है। और हमारे लिए प्राथमिकता अभी जो बहुत निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव है, वो है जब हम पूरी तरह उस चुनाव के बाद जब हम पूरी तरह से और संगठित हो जाएंगे, तो छात्रों की राजनीति तो हमें जरूर करेंगे और उस समय छात्र संघ की भी चुनाव लड़ेंगे। आप जो मुझसे कहवाना चाहते हैं मैं कभी नहीं कहूंगा। मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी को के चश्मे पर वो एसी नॉन एसी की वजह से कभी कभी धुंध आ जाता है, तो उनके हाथ में वो गमला दिया गया हो, उन्होंने उसको मुकुट समझ लिया हो कि मुझे मुकुट दिया गया है समझाने के लिए, पहनाने, उन्होंने मुकुट पहना दिया हो। इसलिए इस कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ऐसा होता रहता है। अगर प्रश्न ये हो कि सरकार बिना दिशा के क्यों चल रही है, नीतीश जी क्या कर रहे हैं, तो प्रशांत जी या उदय या कोई भी यही उत्तर देंगे कि अब नीतीश जी उस तरह से नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं जिस तरह से रख सकते थे, और इसलिए कुछ लोग मिलकर और कुछ पदाधिकारी मिलकर सरकार चला रहे हैं और चल रहा है। बिल्कुल वो थोड़ी सी देर से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 1 घंटे में खत्म किया जाएगा, हमारी सरकार बनेगी तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते कह सकता हूं कि 5 मिनट में खत्म किया जाएगा। क्योंकि शराबबंदी तो की नहीं, आप सब जानते हैं। अरे इस बार तो मैं पटना में था तो मुझे किसी ने कहा कि साहब अगर शराब चाहिए तो मुख्यमंत्री के आवास से मिल जाएगा। मैं कहा क्या बोल रहे हो? कहते हाँ मैं मुख्यमंत्री के आवास पर से मंगवा देता हूं, आपको शराब पिएंगे? मैं कहा दिमाग खराब मेरा, मुझे आदत नहीं है इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आप आएंगे, आपकी अगर मुझे स्वागत करनी पड़े तो मंगवा दूंगा। नहीं, किसी बहुत भरोसेमंद आदमी ने कहा था कि वहां भी मिलता है। तो लेकिन इसकी वजह से कितनी नुकसान हुए। अरे तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा भाई। आज मैं चला गया कल्याण हॉस्टल, ये जो अंबेडकर जी के नाम पे हॉस्टल है, वहां लोगों से बात कर रहा था, बच्चों से बात कर रहा था। तो एक बच्चे ने बताया कि उनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई है। 2016 से उन्हें कुछ टेक्निकल पढ़ाई के लिए कुछ स्कॉलरशिप मिला करता था, 2016 से वो बंद हो गई। आप लोग इसके बारे में कुछ लिखिए, बनाइए, जो प्रिंट मीडिया वाले हैं कुछ लिखिए, भैया अरुण जी कुछ लिखिए। तो उन्होंने कहा कि हमने सरकार से पूछा कि भाई ये क्यों बंद कर दिया गया। तो जैसा उसने बताया, और शायद लिखित में है या पता नहीं कैसे है, उस बच्चे ने बताया कि सरकार से उनको जवाब मिला कि 2015 में क्योंकि शराबबंदी हो गई थी इसलिए सरकार के पास पैसा नहीं है वो छात्रवृत्ति देने के लिए। अब आप सोचिए, कहीं कोई तुक बना इसका कि शराब आप बंद करें, राजस्व की आपको कमी हो, और इसका भुक्तभोगी कौन हो? वो तबका जिस तबके के नाम पे पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक राजनीति हो रही है। मैं इतना विचलित हुआ उनकी पढ़ाई लिखाई। एक लड़के से, मैं बहुत लड़कों से बात कर रहा था, बहुत देर था, मैं वहां 1.5-2 घंटे था। मैं कहा बेटा क्या नाम? तो उस नाम बताया अपना, सरोज। कहाँ के हो, क्या नहीं हो? वो लड़का कहता है कि सर मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता था।
मैं जरा ऐसे हुआ, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते थे बेटा। तो जी, मैं कहा फिर? कहता अर्थ के अभाव में नहीं बना। मतलब जिस सहज रूप से उसने इस सच्चाई को ग्रहण किया है, वो एक केस हिस्ट्री बन सकती है कि उस बच्चे ने अपने जन्म से ही ये देखा होगा कि हम उस तबके के हैं कि हमारे पास ये नहीं मिलेगा और हमें कोई सहायता नहीं करेगा। तो उसने बिल्कुल सहज रूप से, बिना किसी ड्रामा के, उसे कह दिया कि अर्थ की व्यवस्था नहीं हो पाई तो नहीं किया। एक ने कहा कि हमारे लिए जो क्रेडिट कार्ड है वो 4 लाख रुपए की है, कि 4 लाख रुपए की पढ़ाई के लिए हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, लेकिन जो भी पढ़ाई करने जाते हैं उसमें 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख रुपए खर्च होता है, इसलिए वो 4 लाख रुपए भी मेरे लिए बेकार है, मुझे तो एडमिशन मिलेगा नहीं कहीं। एक ने कहा कि मैं पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, और फिर जो मैं ऑनलाइन पढ़ाई करता हूं उसमें मुझे पुस्तक में और ऑनलाइन ट्यूशन में, पुस्तक में तो एक बार करीब 3-4 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं और ऑनलाइन में करीब मुझे 20-2500 रुपए हर महीने खर्च हो जाते हैं। बड़ी मुसीबत होती है। तो मैंने जो वो उनका लीडर नहीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रखर रूप से बोल रहा था, मैंने उससे पूछा कि यहां कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि उस सीसीटीवी लगा हुआ था और सिक्योरिटी के से, और उसके बगल में इंटरनेट का मॉडेम लगा हुआ था। मैं कहा तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है? कहता नहीं। फिर मैंने एक प्रश्न पूछ लिया, जितने लोग आप बैठे हैं आपसे दोगुने तादाद में वो बैठे थे। मैं कहा एआई कितने लोग जानते हैं? एआई के बारे में कितने लोगों ने सुना है? मुझे नहीं लगता कि कोई हाथ नीचे रहा होगा। मैं कहा एआई का नाम ही सुना है या एआई जानते हो? तो एक गूंज सी आई, एआई जानते हैं। मैं कहा तुम एआई जानते हो, तुम पढ़ना लिखना ऑब्वियसली जानते हो क्योंकि तुम यहां पढ़ रहे हो, कोई बीबीएम स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं पढ़ रहा है, तो तुम्हारे पास कंप्यूटर क्यों नहीं है? तो कहते हमें क्या पता कंप्यूटर क्यों है, कई बार लिख के बोला है, कई बार मांगा है, कोई देता ही नहीं। तो मैं वहां, मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के माध्यम से बताने के लिए, मैं वहां 6 कंप्यूटर दे आया हूं, और नहीं, और 3 प्रिंटर दे आया हूं, और हिदायत भी दे के आया हूं कि मैं जितनी जल्दी देता हूं उतनी जल्दी ले भी लेता हूं। अगर उसमें कोई, उस कंप्यूटर के माध्यम से कोई गलत काम मैंने सुन लिया, कोई वैसी चीज देखी जा रही है जो नहीं देखनी चाहिए, तो वो गायब हो जाएगा कंप्यूटर वहां से। तो उन्होंने वादा किया कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा एक कमेटी बनाओ, मैंने कह दिया अपने दिल्ली ऑफिस में कि आप 6 कंप्यूटर भेज दें, और मेरे ख्याल परसों तरसों तक वो कंप्यूटर आ जाएगा। फिर मैं उनको एक इंस्ट्रक्टर भी दूंगा कुछ दिनों के लिए, 1-1.5 महीने के लिए, जो उनको ऑनलाइन क्लास कैसे होता है, कैसे सीख सकते हैं वो बताए। और फिर मैं कह के आया हूं कि समय बांध दीजिए, किसको 2 घंटे, किसको 1 घंटा, किसको हफ्ते में 2 दिन, किसको 3 दिन, ताकि उस 6 कंप्यूटर के माध्यम से, और कंप्यूटरों की क्या कमी है, उनको वो अगर अच्छे तरह से यूज कर लें तो वो 6 का 60 हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके नाम पे ये देश चलता है, राजनीति चलती है, उनकी वास्तविकता वहां है। फिर उससे भी नहीं माना तो आते ही मैंने पत्र लिखा है डीएम को कि वहां क्या क्या चाहिए। फिर जब बिहार, पटना, पूर्णिया यूनिवर्सिटी बन गई तो वो कहते हैं कि साहब यहां तो हमारे वर्ग के, हमारे जाति के स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा आना हो गया, हमारे यहां मात्र 100 बच्चों के रहने की जगह है। और कहता है अगर हम 100 के बदले 120 को एकोमोडेट भी कर लेते हैं तो प्रशासन कहता है हम तुम पे एफआईआर कर देंगे। मतलब एक तो तुमको हम बढ़ा के नहीं देंगे, और तुम अगर रख भी लोगे तुम पे एफआईआर कर देंगे। मैंने अराजकता की सीमा है। तो मैंने उनको भी लिख के दिया। एक पत्र मैंने माननीय सांसद को लिख के भेजा है कि वो तुरंत अपने फंड से यहां पैसे दें और यहां जो जरूरत है कि चीजें हैं वो पूरा करें।
और मैंने एक महापौर को चिट्ठी लिखी है कि वो वहां सफाई की व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाने की व्यवस्था करें। तो इतने काम मैं वहां से करके आऊं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको कि हमारे हम लोगों के कथनी और करनी में कितना अंतर, जिसके नाम पे ये सारी राजनीति हो रही है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लिए जेब में फिर रहे हैं, कोई जय भीम के नारे लगा रहे हैं, कोई पार्लियामेंट तोड़ रहे हैं, कोई असेंबली तोड़ रहे हैं, कोई जुलूस निकाल रहे हैं, जहां उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि थोड़ा आप लोग भी इस बात को सीरियसली लीजिए और आप लोग भी इस पे ध्यान लगाइए। तेजस्वी ने, तेज प्रताप ने क्या किया ये प्रासंगिक नहीं है। देश को आगे बढ़ाना है तो तेज प्रताप आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, हम लोग भी चले जाएंगे। वहां क्या हो रहा है उस पर देखिए थोड़ा, आप मीडिया वालों आप लोग वहां थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये क्या हो रहा है। और अगर जनसुराज आएगी, अगर बिहार के लोगों ने जनसुराज को यह अवसर दिया तो 5 वर्ष के बाद जो आज मैं दृश्य देख के आया हूं कल्याण हॉस्टल में, ये नहीं होगा। आज की दृश्य अगर उस समय में होती जब मैं सांसद था तो ये दृश्य नहीं होती। उस समय में इतनी आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात, हमारे सरकार के रवैये के कारण मैंने सारा का सारा अपना जो पैसा था सांसद कोष का, वो मैंने आवश्यक समझा कि पूर्णिया के विद्युतीकरण में लगा दिया जाए और वो सारे पैसे मैंने विद्युतीकरण के लिए दे दिया था। लेकिन अगर आज ये परिस्थिति होती कि उनको 500 लोगों का आवास बनाना था और सरकार नहीं बना रही थी तो मैं बनवा कर देता। और इसी उम्मीद से मैंने अपने माननीय सांसद को पत्र लिखा है कि वो इस चीज को करें, आवश्यक है। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम प्रैक्टिकल राजनीति करते हैं। शराबबंदी तो हुई नहीं, तो जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं उन महिला के पति, बच्चे सभी पी रहे हैं, ये महिला भी देख रही है। तो ये किसी का कहना और ये नीतीश जी का कहना कि महिलाएं बहुत खुश हैं, उसी महिला के परिवार के सदस्य पी रहे हैं ना। कोई वो महिला के परिवार के सदस्य सिलीगुड़ी तो नहीं भाग जाते सब पीने के लिए, वो भी तो वैसी गांव में पी रहे हैं और महिला देख रही है। और महिला के साथ अगर उत्पीड़न या अत्याचार पहले वो करते थे तो अब भी कर रहे हैं, अब शायद ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि 100 रुपए की चीज वो 500 रुपए में खरीद रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, नशीली पदार्थ, लोगों को पता था कि नशीली पदार्थ होती है, लेकिन बिहार में इस तरह से नशीली पदार्थ नहीं फैली हुई थी। शराबबंदी की वजह से बहुत सारे लोगों ने ये स्मैक वगैरह का सेवन शुरू किया है जो उनको सस्ता पड़ता है। ये तो हमारी नस्लें बर्बाद कर रही है। एक फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब, अभी उड़ता बिहार कब बनेगा? कोई डायरेक्टर का नींद खुलेगा तो आके बनाएगा वो उड़ता बिहार, क्योंकि जमीन तैयार है। उड़ता पंजाब के तर्ज पे उड़ता बिहार बन सकता है, किसी भी समय बन सकता है। और तीसरी बात, जब हम कहते हैं कथित रूप से कि हम गरीब राज्य हैं, जो नहीं है, लेकिन कहते हैं क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो समारोह होते हैं प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के और फलाने मंत्री के, इसमें तो सैकड़ों करोड़ रुपए ऐसे उड़ा दिए जाते हैं जैसे पता नहीं किसके दादाजी के यहां से आया है। तो कमी तो पैसों की नहीं है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कमी है पैसों की। तो ये शराब की राजस्व, जो आज भी वो राजस्व माफिया और पुलिस वालों के और पदाधिकारियों की जेब में जा रहा है, वो हमारे राज्य के राजस्व में आएगा। उससे हम कल्याण हॉस्टल जैसे जगहों का जीर्णोद्धार कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। इससे शराब बंद होने का कोई तुक नहीं है। अगर है तो कहिए नीतीश जी को, या वो बहुत सीनियर हैं, नीतीश जी के किसी मंत्री को कहिए कि आके बहस कर लें कि शराबबंदी का एक लाभ गिना दें। अगर मैंने उनका जवाब नहीं दिया तो मैं भी उनके साथ लग जाऊंगा कि शराबबंदी होनी चाहिए। ये बेकार की चीज है। शताब्दी आला जो लोग गए हुए थे अभी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान, उन्होंने कहा साहब शताब्दी आला के जाने के समय में रोड के उस तरफ यूपी और रोड के इस तरफ बिहार। उन्होंने कहा कि जितने हमारे साथ गए थे उसमें से बहुत सारे लोग रोड के उधर जाकर शराब पी रहे थे, शराब पीकर वो इधर चले आएंगे। कहां पे शराब बंद हो गया? कहां बंद हो गया? ये क्या मिथ्या है? कोई शराब बंद नहीं हुआ है। वो चिट्ठी नहीं लिखा है, बोला है, उसने कहा कि लिखित में आया था जवाब। वो लड़के का नाम विक्रम है शायद, विक्रम उसका नाम है। मैं क्यों मंगवा इसको? मैं सुनिए, इसका मैं
इसका मैं प्रचार करके इससे कोई मैं राजनीतिक लाभ, ये तो बात निकली अभी किस चीज पे बात निकली, शायद शराबबंदी पे निकली, तो मुझे याद आ गया कि वो कह रहा है कि शराबबंदी की वजह से सरकार के पास पैसे नहीं है, हमारी छात्रवृत्ति बंद हो गई। तो मुझे याद आया, तो ये सारी घटनाएं आपको बताई थी, बताने की कोई चीज नहीं है इसमें प्रेस की कोई, लेकिन अब क्योंकि बताया है इसको आगे बढ़ाइए। वो वीडियो जो वायरल हुआ था, ये बीजेपी एक बहुत ज्यादा प्रेमी पार्टी है, नहीं है ना, ये प्रेम बहुत करती है, तो ये प्रेम हर जगह दिखलाती है, अपने ऑफिस में दिखला देती है, होटल के कमरों में दिखला देती है, सीढ़ियों पे दिखला देती है, सड़क पे दिखला देती है, आपके घर उनके घर जाकर दिखला देती है। ये बहुत ज्यादा प्रेमी पार्टी है, आप चिंता मत कीजिए। इस संबंध में मैं क्या बोल सकता हूं, उच्चतम न्यायालय ने जो बोला है उसके बाद मुझे कहने की कोई जरूरत है? मैं उस पर बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है कि उसके बावजूद वो व्यक्ति मंत्री बना हुआ है, उस व्यक्ति को मंत्री ही नहीं, उस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए था, वो मंत्री पद पे बना हुआ है। ये बीजेपी की, ये और बीजेपी के जो समर्थक आपके दर्शक हैं वो सुन रहे होंगे, तो मैं उनसे कह रहा हूं कि आप अगर बीजेपी को एक वोट देंगे तो आप वैसे मंत्री का समर्थन कर रहे हैं जो हमारी देश की बहादुर सिपाही को वो अपमानित कर रहे हैं। आपके प्रश्न का मैं उत्तर देता, लेकिन इसलिए नहीं दूंगा। आप अगर कहते कि फर्ज करिए कि जन स्वराज को 250, 150, 200 ही सीट आएगा, तो बाकी 43 सीट वालों का क्या कहेगा? ऐसा कोई सवाल होता तो मैं जवाब देता। ये 25, 30, 40 में क्या मतलब? गठबंधन नो, वो ठगबंधन है।